हे हाय नमस्कार। तो 11वीं क्लास की जो भूगोल की एनसीईआरटी थी उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें 7वां अध्याय हम लोग कवर कर रहे हैं फिलहाल। और अब तक हमने 2 टॉपिक उसमें कवर कर लिया है। एक तो जो प्रवाहित जल है उसके द्वारा जो भूस्थलाकृतियाँ निर्मित होती है वो हमने देखा है। और दूसरा है जो भौम जल है यानी कि जो ग्राउंड वाटर या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट स्थलाकृतियाँ, जो कि जो भौम जल है उससे यानी कि ग्राउंड वाटर से बनती है, वो दोनों हमने अब तक कवर कर लिया है। इसी चैप्टर में एक अगला टॉपिक है, वो है कि जो हिमनद होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, उनसे जो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है, लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे आज यहाँ पे। चाहे वो अपर्दित स्थलाकृति हो, चाहे वो निक्षेपित स्थलाकृति हो, मतलब कि इरोजनल हो या डिपोजिशनल हो, हर चीज़ को, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्लेशियर यानी कि हिमनद होता क्या है। तो देखो, पृथ्वी पे अगर बहुत बड़े एक क्षेत्र पे बर्फ का एक संहति या फिर मास पाया जाए तो उसको हम लोग हिमनद बोलते हैं। और हिमनद खास करके देखो, इसमें 2 चीज है, एक तो हिम लगा हुआ है, दूसरा नद लगा हुआ है। नद का मतलब नदी समझो इस तरह से, और हिम का मतलब बर्फ हुआ। तो जब ये बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो नदी की तरह धीरे धीरे प्रवाहित हो, ठीक है, तो उसको हम लोग हिमनद बोलते हैं। मतलब हिमनद जो है वो स्थिर चीज नहीं है, वो प्रवाहित होता हुआ है, मतलब उसमें थोड़ा सा मूवमेंट भी है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल स्थिर है। तो अगर किताब के हिसाब से हम देखें तो पर्वतीय ढालों के सहारे अगर बहुत बड़े हिम संहति कोई जो है वो अगर प्रवाहित होती है तो उसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं या फिर हिमनद बोलते हैं। ये हिमनद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हिमनद अगर बहुत बड़े क्षेत्र, एक तो हो गया कि पर्वत पे पाया जाए, उसको हम लोग पर्वतीय हिमनद बोलते हैं इस तरह से, घाटी हिमनद या पर्वतीय हिमनद जो पर्वतीय ढालों पे बहते हैं उसको बोलते हैं। और दूसरा हिमनद है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय हिमनद या फिर गिरिपथ हिमनद, कॉन्टिनेंटल या फिर पीडमोंट ग्लेशियर। मतलब कि बहुत बड़े समतल क्षेत्र पे अगर हिमनद का अथाह जो है वो एक तरह से चादर बोले वो पाया जाए, उसके रूप में फैला हो चादर के रूप में, तो उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल हिमनद जो है या कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर जो है उसको बोलते हैं। पीडमोंट भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 2 तरीके का हुआ, पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद, और दूसरा महाद्वीपीय हिमनद। अब ये है कि देखो, हिमनद जो है वो स्लोप के सहारे प्रवाहित होता है। यहाँ पे आगे वर्णन भी इसका है, 1 मिनट। देखो, हिमनद में जो गति आती है, देखो जब भी पहाड़ों में ये होता है तो चूंकि पहाड़ों पे ढाल होता है, जैसे कि मैंने आपको वो जो प्रवाहित जल वाला नदी वाला जो पढ़ाया था चैप्टर, उसमें बताया था कि जब जो जल है वो ढाल के प्रभाव में आता है तो वो बहना शुरू कर देता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक इसी तरीके से हिमनद भी होगा, जो बर्फ का बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे जो संहति होगा, टुकड़ा होगा, वो भी क्या करेगा, जब ढाल के सहारे यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर के, गुरुत्व बल के प्रभाव में आकर के यहाँ पे जो है वो बहेगा। तो वही कह रहा है कि ये जो हिमनद है वो जल की तरह बहुत तेजी से प्रवाहित नहीं होता, उसके विपरीत ये क्या होगा कि बहुत स्लो गति से प्रवाहित होता है। और प्रतिदिन ये लगभग कुछ सेंटीमीटर या फिर बहुत मैक्सिमम हुआ तो कुछ मीटर तक जो है वो प्रवाहित हो सकता है, बहुत ज्यादा ये प्रवाहित नहीं होगा। और इसके कारण क्या होता है कि जब ये प्रवाहित होता है गुरुत्व बल के कारण वहां पे, तो हिमनद जो अपने साथ, तो मतलब कि जो बर्फ का टुकड़ा बहुत बड़ा चल रहा है, बर्फ की जो बहुत बड़ी सनहती चल रही है, वो जब ढाल के सहारे प्रवाहित होगी तो यहाँ पे ढाल के आसपास जो चट्टानें होगी उसमें क्या करेगा कि घर्षण उत्पन्न कर करके इसका अपरदन करना जो है वो शुरू कर देगा। कौन? जो ग्लेशियर है, हिमनद है। और इसके कारण क्या होता है कि इसके साथ जब ये घसीटना शुरू करेगा, अपरदन वगैरह शुरू करता है, तो जो है वो घाटी का अपरदन भी होता है और जिस सतह से वो प्रवाहित होती है उसका भी अपरदन होता है। साथ में जब अपरदन के कारण जो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े इसके साथ चलते हैं, उसके कारण वो भी जब टकराएंगे, वो भी जब घिसेंगे सतह से, उसके द्वारा भी यहाँ पे अपरदन होता है। किसके द्वारा? अपघर्षण के द्वारा। ठीक है, अपघर्षण और घर्षण के द्वारा यहाँ पे होगा। ये हिमनद क्या करते हैं, जिन चट्टानों में अपक्षय नहीं हुआ होता है, जो अनवेदर रॉक्स होते हैं, जहाँ पे अपक्षय की प्रक्रिया नहीं हो रही होती है, उन चट्टानों को भी क्या करते हैं, उसका बहुत इफेक्टिव तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से जो है उसका भी अपरदन करते हैं। जैसे जलीय इलाकों में हमने देखा था कि जल उसी को तोड़ करके बहा कर ले जाती है जहां पे पहले अपक्षय हो चुका होता है। अपक्षय क्या है कि अपक्षय भी अपरदन के विपरीत क्या है, अपरदन जो है गतिक प्रक्रिया है, अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है। मतलब चट्टान अगर अपने
स्थान पे ही टूट फूट जाए तो उसको हम लोग अपक्षय बोलते हैं। ठीक है, अपक्षय होने के बाद जो है वो अपरदन बड़ी आसानी से हो जाता है, उसको बहा करके बड़ी आसानी से जल वगैरह ले जाती है। बट यहाँ पे जिन चट्टानों पे अपक्षय नहीं भी हुआ है उसको भी बहुत प्रभावशाली तरीके से इसको तोड़ देगी कौन, जो ग्लेशियर होगी उस वो। और लगातार जब हिमनद जो है किसी सतह पर संचालित होगा किसी पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में, तो क्या होता है कि धीरे धीरे घर्षण के कारण उसका जो ये ढाल था वो घट जाएगा, वो इस तरह से हो जाएगा। धीरे धीरे घर्षण के कारण समतल की तरह लगभग मतलब मंद ढाल हो जाता है। और जब ढाल मंद होगा तो ये जो ग्लेशियर होगा वो, चूंकि अब ढाल नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उतनी तरीके से इफेक्टिव नहीं होगी, तो ये प्रवाहित भी नहीं होगा, एक जगह पे जाकर के वो जम जाएगा। और जमने के कारण एक समय जब ये गर्मी के ऋतु में या फिर कभी पिघल जाए तो इसके साथ जो अवसाद होते हैं वो यहाँ पे जमा हो जाते हैं इसके सतह पे, जिससे एक मैदान की रचना होती है। इसको हम लोग हिमानी धौत या फिर आउटवॉश प्लेन बोलते हैं। अभी देखेंगे इसको आगे डिटेल में भी, जब निक्षेपित स्थल रूप इसका हम लोग देखेंगे तो हिमानी धौत को। तो अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं हिमनद के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा। और इसमें पहले जो मैंने आपको बताया, सब में बता रहा हूँ कि दो तरीके का स्थल रूप बनेगा। एक तो अपर्दन के द्वारा जो बनेगा उसको अपर्दित बोलेंगे, अपर्दित स्थल रूप, इरोजनल लैंडफॉर्म। और निक्षेपण के द्वारा जो बनेगा उसको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म या फिर निक्षेपित स्थल रूप बोलेंगे। तो ये रहे आपके अपर्दित स्थल रूप, ये सारे, इसको हम लोग डिटेल में बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहला जो लैंडफॉर्म है वो है सर्क। तो सर्क क्या होता है, इस तरह से एक कुर्सी के भांति आप कह सकते हैं, आराम कुर्सी की भांति एक रचना होती है। और देखो, जब पहाड़ों के ढाल के सहारे इस तरह से बर्फ का, यानी कि जब हिमनद गुजरती है तो इसको काट छाट करके यहाँ पे एक गर्त का निर्माण करती है और इस तरह से एक संरचना बनती है जिसको हम लोग सर्क बोलते हैं। तो सर्क क्या है, एक गहरा लंबा चौड़ा गर्त है। इसकी दीवार जो है वो तीव्र ढाल वाली और सीधी होती है, जो आप देख रहे होंगे। ठीक है, और ये ज्यादातर जो सर्क होते हैं वो जो ग्लेशियर वैली होते हैं, हिमनद घाटियां होती है, जो हिमनद घाटियां होती है उसके टॉप पे पाए जाते हैं, उसके सिर पे जो है वो पाए जाएंगे। आपके यहाँ पे देखो कि ये शीर्ष भागों पे लगभग यहाँ पे सर्क आपको मिलेंगे। और होता क्या है कि ये जो सर्क के साथ हिमनद चल रहा है, ये जो आपका ग्लेशियर चल रहा होगा साथ में, तो ये इसके गड्ढे में जब ग्लेशियर पिघल जाएगा तो यहाँ पे एक झील की रचना होती है। पिघलने के कारण यहाँ पे जब जमा हो जाएगा तो जो झील बनती है उसको हम लोग सर्क झील या फिर टॉर्न बोलते हैं। इसको टॉर्न झील भी बोलते हैं, टॉर्न लेक या फिर सर्क लेक बोलते हैं। कब, जब यहाँ पे इसके गर्त में, सर्क के गर्त में जो है जब जल इकट्ठा हो जाए तो। अगला है हॉर्न या फिर गिरी सिंह। तो देखो, हॉर्न का मतलब तो सींग होता है हिंदी में, अगर इसको बोले तो श्रृंग जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। और गिरी का मतलब होता है पर्वत। तो पर्वत का सींग या फिर पर्वत की जो चोटी होती है, आपने हिमालय को देखा होगा, तस्वीर में देखा होगा या फिर रियल में, या फिर कोई भी ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देखा होगा, तो एक इस तरह से पीक पाया जाता है। यहाँ पे पीक यानी चोटी पाई जाती है, इसी को हम लोग जो है वो श्रृंग बोलते हैं ज्योग्राफिकल भाषा में। ठीक है, या हॉर्न बोलते हैं। होता क्या है कि देखो, जब सर्क तीन तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, यानी तीन तरफ से अगर हिमनद जो है वो प्रवाहित होकर के अपर्दन करती है, काट छाट करती है, तो इस तरह से एक नुकीली संरचना का जो है वो निर्माण होता है हिमनद के तीनों तरफ से प्रवाहित होने के कारण। और ये तब तक करती है जब तक इसके किनारे जो है वो नुकीले चोटी ना बन जाए। ठीक है, और उसके तल जो है वो आपस में मिल न जाए। तो ये जो नुकीली चोटी बनेगी, इसी को जो है हम लोग हॉर्न बोलते हैं। देखिए, हिमालय में मैंने जो आपको बताया कि जो भी पर्वतों पे आप देखते हैं जो उसका सिरा होता है, तो हिमालय की जो सबसे ऊंची जो जगह है वो कौन सी है, एवरेस्ट। तो जो एवरेस्ट है यहाँ पे वो हॉर्न ही है, वो ग्रेसिंग है। ठीक है, आल्पस पर्वत पे उसी तरीके से एक मैटरहॉर्न है, तो मैटरहॉर्न हॉर्न लगा हुआ है इसमें, देखो, तो ये भी एक तरह का सिंग है, मतलब श्रृंग है या हॉर्न है। ठीक है, तो हॉर्न का मतलब चोटी, जो नुकीला चोटी आपको दिखता है पर्वतों का, उसको बोलते हैं श्रृंग। अब है अरेत। तो देखो, तीन तरफ से जब प्रवाहित हुई ग्लेशियर तो हॉर्न बना बीच में। अब है कि जब दो तरफ से प्रवाहित हो, एक तो इस तरफ से यहां से और एक इस तरफ प्रवाहित हो, तो ये एक नुकीली जो है वो कटक के समान एकदम तीक्ष्ण आरी के जैसा जो है वो एक रचना बनती है, जिसको हम लोग अरेत बोलते हैं। ठीक है, इसी को तीक्ष्ण कटक भी बोलते हैं। मतलब इस तरह से आप देखते होगे पर्वतों पे इस तरह से, तो ये जो आप देख रहे होगे ना, ये तीखा कटक है, इसी को जो है वो अरेत बोलते हैं। इस तरह से प्लेन तो नहीं होता बिल्कुल, बट थोड़ा बहुत लहरदार होता है। और एक ऐसा होता है, कंघी के समान होता है,
या फिर आरी के समान होता है। इसके दांत आपने देखे होंगे ना, लगभग उसी के समान होता है। इसका ऊपरी भाग नुकीला होता है और बाहरी आकार जो है वो जिगजैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो अरेत का मतलब आप बस ये समझिए कि ये जो पर्वतों का जो आप ये जो रैखिक भाग देख रहे हैं ना, जो नुकीला भाग आपको दिखता है, उसी को जो है वो अरेत बोलते हैं हम लोग, ठीक है, या तीक्ष्ण कटक बोलते हैं। अगला है हिमनद घाटी, या फिर इसी को हिमनद गर्त बोलते हैं, अंग्रेजी में ग्लेशियल वैली या फिर ग्लेशियल ट्रफ बोलते हैं इसको। देखो, आपको जो प्रवाहित जल मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब नदियां पर्वतों से निकलती है तो वो भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। जब वो अधोमुखी जब कटाव करती है, हेडवर्ड इरोजन करती है, तो जब ग्लेशियर प्रवाहित होगी, पानी की जगह जब हिमनद प्रवाहित होंगे, वो भी आकार की जगह यू आकार की घाटी बनाएगी। ये जो भी आकार की घाटी में जो तली जो है वो जो संकरी हो रही होती है, वो संकरी न होकर के इसमें यू आकार की घाटी में क्या होगा, तली जो है वो बिल्कुल चौड़ी होगी। तो ये आप देख सकते हो यू आकार की घाटी, ठीक है। तो यू आकार की घाटी हिमनद के द्वारा बनती है और भी आकार की घाटी जो है वो नदियों के द्वारा प्रवाहित जल के द्वारा बनती है, ठीक है। अंग्रेजी की अक्षर के समान होती है ये, और इसका जो तल है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, चिकना होता है। इसके जो सिरे हैं, तली मतलब ये जो किनारे हैं, ठीक है, और तीव्र ढाल वाले होते हैं, खड़े ढाल वाले होते हैं। इसी से संबंधित एक अगला स्थल रूप है जिसको हम लोग बोलते हैं लटकती घाटी या फिर हैंगिंग वैली। तो देखो, जो ये यू आकार की घाटी है तो मुख्य घाटी हो गया, ठीक है ना। अब मुख्य घाटी जो बह रही है, उसी के ऊपर से जब ये जो जो पिघलता है, जो बर्फ है वो पिघलती है, तो एक नदी के भांति यहाँ पे एक और घाटी जो है उसके ऊपर से दिखाई पड़ती है और उसमें गिरती हुई दिखाई पड़ेगी। और ऐसा लगेगा कि ये जो घाटी है, ये आप जो घाटी देख रहे हो यहाँ पे, वो मुख्य घाटी के ऊपर लटका हुआ है, वो लटकती हुई दिखाई पड़ती है। इसी को हम लोग हैंगिंग वैली या फिर लटकती हुई जो है वो घाटी बोलते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हो, ठीक है, जो मुख्य घाटी के ऊपर है। इसी में कि ये मुख्य घाटी के एक तरफ हो सकती है या दोनों तरफ हो सकती है, लेकिन ये लटकी हुई जो है फील होगा कि ये लटक रहा है, ठीक है। और इसी का जब वो इसका जो मुख्य उसका जो तल है, ये जो तल है वो कहाँ पे खुलती है, तो मेन वैली में, मुख्य घाटी में खुलती है। और जब इसके विभाजक जो है वो कट फट जाए, मतलब कि ये जो विभाजक का मतलब ये जो दोनों किनारा होता है किसी भी नदी का या फिर जो भी ये बह रहा है, ठीक है, उसको विभाजक बोलते हैं। तो वो समझिए बस अभी आप। अगला है फियोर्ड, इसी को फिजोर्ड या फिर फ्योर्ड बोलते हैं। दोनों सेम ही चीज है, अलग अलग आपको कहीं दिखे तो वो घबराना नहीं है। तो देखो क्या होता है कि वैसे इलाके जहाँ पे समुद्र के किनारों पे जो हिमनद पाई जाती है, मान लो कि ये सी एरिया है कोई, ठीक है ना, और यहाँ पे पहाड़ों पे हिमनद वगैरह पाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो गर्त बनते हैं हिमनद के द्वारा, जो गहरे क्षेत्र बनते हैं, उसमें जब समुद्री जल जब भर जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग फ्योर्ड बोलते हैं। तो फ्योर्ड एक तरह की झील मान सकते हैं, जो हिमनदों के द्वारा बनाए गए गर्तों में समुद्री जल के भर जाने से जो है वो फ्योर्ड पाया जाता है। और ये आमतौर पे जो कोस्ट लाइन वाला एरिया होगा, जो समुद्री तट रेखा वाला क्षेत्र होगा, वहां पे जो है वो मिलता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये सब थे आपके अपर्दित स्थल रूप। अब हम लोग देखते हैं निक्षेपित स्थल रूप, यानी कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, जो हिमनद होते हैं उसके उसके साथ जो अवसाद होते हैं उसके निक्षेपण से बनते हैं, उसको बोलते हैं। तो ये सारे आपके निक्षेपित स्थल रूप है। इसको डिटेल में एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे पहला स्थल रूप है, लैंडफॉर्म है, उसको बोलते हैं हम लोग हिमोड, अंग्रेजी में बोलते हैं मोरैन। तो होता क्या है, ये देखो कि ये जो हिमनद जो है वो जो प्रवाहित होगा ढाल के सहारे, तो मैंने आपको बताया कि ये अपर्दन करता आएगा कहीं कहीं से, ये जो चट्टान है वो काट छाट करके उसको लेता आएगा साथ में। तो जब लेता आएगा तो कहीं पे जब ढाल बंद होगा तो वहां पे ये उसका निक्षेपण करेगा। तो ये जो गाद है, मृतिका है, और इसमें जो शिलाखंड होते हैं, मतलब जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं, ये जब इस तरह से निक्षेपित होते हैं तो उसको बोलते हैं टील, ठीक है। मतलब जो मृतिका होती है फिर उसका जो निक्षेप होता है उसको टील बोलते हैं। और इसी टील के जमाव को जो है वो मोरैन बोलते हैं, हिमोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये लंबी लंबी कटके इससे बनती है, उसको हिमोड कहा जाता है। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जमाव हुआ है, यहाँ पे जमाव हुआ है, यहाँ पे जमाव हुआ, इस तरह से ग्लेशियर इधर से आ रही है, ठीक है, अगले हिस्से में जमाव हुआ है। तो इसके लोकेशन के आधार पे, इसकी स्थिति के आधार पे, एक देखो हिस्सा इधर है, एक बीच में है, किनारे में है, एक अगले हिस्से में है, एक इसके नीचे होगा जो तली पे होगा। तो उसके आधार पे हिमोड को जो है वो कई भागों में बांटते हैं, और वो टाइप्स क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो देखो,
सबसे पहला जो हिमोड का प्रकार है वो है अंतस्थ हिमोड, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनल मोराइन। तो जो किनारों पे जो किनारों पे नहीं, अंतिम हिस्से में, जो अगले हिस्से में जो आप मोराइन देख रहे हो, जो हिमोड देख रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग अंतस्थ हिमोड या फिर टर्मिनल मोराइन। अंतिम भाग में ये होता है, ठीक है। ये जो आप जब आप देख रहे हो टिल्का, हिम्मत का टिल्का जो है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल मोराइन या फिर अंतस्थ हिमोड। अगला है आपका पार्श्विक हिमोड। पार्श्विक का मतलब होता है किनारा, किनारों पे जो जमाव होगा उसको पार्श्विक हिमोड बोलेंगे या फिर लैटरल मोराइन बोलेंगे। तो किनारा कहाँ पे है, देखो ये जो किनारे पे आप दोनों किनारे पे ये जो देख रहे हो मोराइन या फिर हिमोड, उसको हम लोग बोलते हैं साथ में जो है वो लैटरल मोराइन जो है या फिर पार्श्विक हिमोड जो है वो बोलते हैं। और ये जो पार्श्विक हिमोड है और जो अंतस्थ हिमोड है, पार्श्विक और ये अंतस्थ, ये दोनों मिलकर के ये एक तरह से घोड़े के नाल के का जो है वो आकृति की तरह बनाती नहीं। आप अगला हिस्सा देखो इसका, इसके साथ मैच करके ये इस तरह से तो लग रहा है कि घोड़े का एक नाल हो यहाँ पे, ठीक है। तो घोड़े के नाल की तरह आकृति बनाती है, या फिर ये अर्धचंद्राकार जो है देखने में इस तरह से आधे चांद की तरह जो है वो लगता है। तो इस तरह से कौन कौन मिलकर बना रही है, अंतस्थ हिमोड यानी कि जो अगला हिस्सा है, जो टर्मिनल, ये आपका टर्मिनल मोराइन था, टर्मिनल ही था ना वो, देख लो आप अंग्रेजी में एक बार, टर्मिनल मोराइन था, और आपका एक लैटरल जो है पार्श्विक मोराइन है, दोनों मिलकर के। तीसरा है आपका तलीय या फिर तलस्थ हिमोड या फिर ग्राउंड मोराइन। एक हिमोड जो है आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, वो नीचे है, जो तली में इस तरह से अगर हिमनद चल रहा होगा, यहाँ पे जो हिमनद होगा वो पिघलेगा तो इसके तली में भी तो होगा ना कुछ कुछ जमाव, ठीक है। तो वो जो तली वाला जो हिमोड है उसको तलस्थ हिमोड या फिर ग्राउंड जो है हिमोड बोलते हैं। अगला है मीडियल हिमोड, मीडियल मोराइन या फिर मध्यस्थ हिमोड। तो ये जो है देखो बीच में पाया जाएगा, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, मध्यस्थ है तो बीच में पाया जाएगा। और बीच में जो ये दोनों, मतलब कि दोनों जो पार्श्विक हिमोड है उसके वो किनारे किनारे पे होगा और ये बीच में होगा, तो बीच वाले को हम लोग मीडियल मोराइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के हिमोड हुए। अब जो अगला स्थल रूप है वो है एस्कर। तो एस्कर देखो क्या होता है कि जो हिमनद होता है वो जो गर्मी की ऋतुओं में जब पिघल जाती है तो उसके साथ जो जल है वो मैंने आपको बताया कि अपने साथ वो अवसाद लेकर आते हैं, छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े, मलबा या फिर जो मृतिका होती है, तिल होता है, वो लेकर के आते हैं। तो वो जब जब घाटी में जो हिमनद की घाटी होती है उसमें एक वक्राकार कटक के रूप में इस तरह से एक लंबवत कटक के रूप में ऐसे जम जाते हैं। तो इस कटक को जो बोलते हैं वो बोलते हैं एस्कर, ठीक है। एस्कर आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं। तो बट ये एस्कर इस तरह से होता है, ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है बट वो पूरी तरह से जो है एस्कर का जो फिगर है वो नहीं दिख रहा, ठीक है। बट आप मान लीजिए जो किताब में यही दिया गया है फिलहाल, बट कहीं कहीं पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, लहरदार जो है कटक जो है, रिज जो है उस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगला है हिमालय धौत मैदान या फिर आउटवाश प्लेन। ये हमने पहले भी देखा था कि क्या होता है कि जब नदियों की तरह जैसे नदियां निकल रही थी जब पहाड़ों से, और उसके साथ जो मलबे आ रहे थे, चट्टानी टुकड़े आ रहे थे, वो नीचे ला करके पहाड़ों के वहां पे पाद के पास, मतलब जो फुटहिल वाला एरिया होता है वहां पे निक्षेपित कर दे रही थी, क्योंकि जो ढाल है वो बिल्कुल वहां पे घट जा रहा था मैदानी हिस्सों के पास, ठीक है। तो उसको हम लोग जलोढ़ पंख बोलते थे। उसी तरीके से क्या होता है कि जब ये जो इसके साथ ढेर सारा जो मलबा आता है हिमनद के साथ, वो यहाँ पे नीचे जब हिमनद का निक्षेप करके, जो हिमोड आपने देखा ना, जो मैंने आपको हिमोड पढ़ाया अभी, मोरैन, समझ लो कि हिमोड अगर एक बहुत बड़े क्षेत्र पे फैल करके एक मैदान की वो रचना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं हिमानी धौत मैदान, ठीक है। क्योंकि ये हिमानी के द्वारा या फिर ग्लेशियर के द्वारा बना गया है, इसीलिए इसको हिमानी धौत मैदान या फिर आउटवॉश प्लेन बोलते हैं, ठीक है। ये आमतौर पे पर्वतों के फुटहिल पे होता है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है ड्रमलिन, ड्रम, ठीक है। ये ड्रमलिन जो है वो अंडे के आकार का होता है, जो अंडा होता है ना उसके आकार का, आप ये जो है वो आकृति देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी जो है वो जमाव से बनता है, निक्षेपित स्थल रूप है, तो जब जमाव होगा, निक्षेपण होगा तभी बनेगा। और ये लगभग जो होता है वो कई किलोमीटर, मतलब 1-2 किलोमीटर, एक से ज्यादा हो सकता है, 1 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हो, बट 2-3 किलोमीटर तक भी होता है। ये आमतौर पे 1 से 2 किलोमीटर के बीच में होता है ये, और लगभग वही 30 मीटर तक ये ऊंचे हो सकते हैं, इसकी जो ऊंचाई है। ड्रमलिन क्या है कि ड्रमलिन जो है वो जो इस तरफ से, अगर इस तरह से जो आइस जो है, जो हिम है वो प्रवाहित हो रहा है, तो उसी के समानांतर जो है वो दिशा में ये पाए जाते हैं। आपके जो इसका लंबा भाग है आप देख रहे हो, ये जो हिमनद का प्रवाह है उसके समानांतर होता है, ठीक है।
और इसी के कारण आप जो ड्रमलिन है उसके द्वारा ये अंदाजा लगा सकते हो कि हिमनद की दिशा जो है वो किस तरफ है, किस तरफ जो है वो प्रवाहित हो रही है हिमनद, ठीक है, किस डायरेक्शन में। और चूंकि ये एक फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो अंडे के आकार में आपको दिख रहा है, तो ड्रमलिन जो है आमतौर पे ग्रुप में पाए जाते हैं, समूह में पाए जाते हैं। तो ऊपर से कोई जब ये भू आकृति को देखता है ना, तो लगता है कि किसी टोकरी में जो है वो ढेर सारे जो है वो अंडे रखे हुए हैं, ढेर सारे। इसीलिए इसको जो है वो बास्केट एग टोपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। बास्केट एग लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, टोपोग्राफी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बास्केट एग टोपोग्राफी जो है वो ड्रमलिन से ही संबंधित है। तो ड्रमलिन क्लियर हो गया आपको। अब ड्रमलिन से ही एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉस। तो ये ड्रमलिन है, ये ड्रमलिन का जो है पुच्छ भाग है, ठीक है, पूंछ है इसकी, और इधर से आपका आ रहा है क्या, हिम आ रहा है, मतलब हिमनद आ रहा है। तो जो ये हिमनद के सामने वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं स्टॉस, और ये जो पिछला भाग है, पुच्छ भाग है, उसके मुकाबले जो है वो तीव्र ढाल ये होता है। देखो ये ढाल जो है तेज है, थोड़ा सा तीव्र है, और ये ढाल थोड़ा मंद है। तो ये तीव्र ढाल वाला जो हिस्सा है उसको स्टॉस बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में भी स्टॉस बोलते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई आपके सुझाव है, कुछ क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट में करके बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।